नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच एक कांटे का सवाल जवाब का सेशन लगातार चला। कल नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर बहुत तीखे हमले किए, सरकार की पूरी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और मैंने जैसा कल कहा था मंथन में कि ऐसा लगा कि भाई उत्तर प्रदेश में कुछ हो ही नहीं रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिए और करारा जवाब दिया। उन्होंने मंथन में आज बात हो गई करारा जवाब की। बात हम एक ऐसे आईएएस अफसर की भी करेंगे जो एक स्टेडियम में कुत्ता टहलाते हुए बरामद हुए और अब वो डिपोर्ट कर दिए गए लद्दाख और उनकी पत्नी को अरुणाचल भेज दिया गया। हम सवाल उठाएंगे कि जिन्हें हम सिविल सर्वेंट कहते हैं, क्या सिविल सर्वेंट ऐसे होते हैं? और बात करेंगे शहर शहर ज्ञानवापी। नज़र नहीं नज़ारों की बात करते हैं, नज़र नहीं नज़ारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती में आते हैं और सुधारों की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा आज विधानसभा में, इस शेर के साथ उन्होंने विधानसभा में अखिलेश यादव को जवाब दिया। ये थोड़ा सा इसमें सुधार कर लेते हैं, चूँकि मैं शायर नहीं हूँ और योगी जी भी शायर नहीं हैं, वो तो साधु संत महंत हैं। मंत्र वेद की ऋचाएं, ये उच्चारण उनको हमने करते सुना है, लेकिन शेर व शायरी पहली बार योगी आदित्यनाथ को विधानसभा में करते हमने सुना है। उन्होंने आज एक धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए, जो कल नेता प्रतिपक्ष ने तमाम सारे सवाल उठाकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा में खड़े हुए और उन्होंने शुरुआत ही एक शेर से की। अब ये पता नहीं किसका शेर है, लेकिन एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ। नज़र नहीं नज़ारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती लूटने वाले सुधारों की बात करते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त तंज योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव पर किया और इसके बाद एक के बाद एक उन्होंने यूं कहिए कि विपक्ष के नेता को घेर लिया सदन में। उन्होंने एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण कही, बड़ी चर्चा में आज ये बात रही। वो कहते हैं कि भाई राष्ट्रवाद के मुद्दे पर योगी सदन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा भाई जब जो लोग राष्ट्रवाद की बात ना करने वाले या राष्ट्रवाद को ना मानने वाले लोग को मैं ऐसा मानता हूं, उन चूहों की तरह उन्होंने संज्ञा दी जो खाते तो हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये बात भी उन्होंने सदन में कही। इस बात को लेकर भी बड़ा हल्ला गुला मचा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई जो कुल मिलाकर हमने बहुत सारा काम किया, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मिलों के लिए, जो गन्ना मिले हैं उनके लिए चौतरफा विकास उन्होंने गिनाया। और इसके बाद सोशल मीडिया पर एक बात ट्रेंड करने लगी कि कोई मुख्यमंत्री, पहले भी कोई मुख्यमंत्री इस अंदाज में बिंदुवार मुद्दों का जवाब विधानसभा में देते थे। और इशारों से जब लोग मुद्दे पर आए तो बात खुली कि जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो इस तरह विपक्ष को घेरा करते थे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कर दी, बहुत सारे लोगों ने भविष्य का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को बता दिया। खैर, भविष्य की बातें भविष्य के गर्भ में रहने दीजिए, वही बढ़िया है। योगी आदित्यनाथ ने एक और हमला किया, कहा कि भाई जो कुछ आपको सूट किया वो खूब बोले, बहुत अच्छा बोले, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। इस तरीके के जो मसले हैं
इस तरीके के जो उदाहरण हैं बहुत दिनों के बाद हमने भी सुने और सदन में तो बिल्कुल नहीं सुने गए। टैबलेट की बात की, तमाम चीज़ों की बात की और एक राजनीतिक तीर भी उन्होंने छोड़ा। कहा कि शिवपाल यादव को धन्यवाद कि जो टैबलेट, क्योंकि अखिलेश यादव ने सवाल उठाया था कि ना टैबलेट बांटे हैं ना फ़ोन बांटे हैं, तो उन्होंने एक समाजवादी परिवार के ही एक व्यक्ति का उदाहरण देकर कह दिया कि शिवपाल जी भी अपने विधानसभा क्षेत्र में टैबलेट, भाजपा सरकार के टैबलेट बांट कर आए हैं। अब इससे बड़ी नजीर क्या हो सकती। ये राजनीतिक हमला था योगी आदित्यनाथ का सदन के अंदर अखिलेश यादव पर कि अब दीजिए इसका जवाब। इसका जवाब अखिलेश यादव ने दिया और बाद में जब बातें आई कि भाई जब नेता सदन बोल चुके तो ये कहा गया कि भाई संशोधन का प्रस्ताव जब आया तो उस पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि चाचा हमारे हैं, और नेता सदन भी उनको चाचा कह रहे हैं। फिक्र नेता सदन को ज़्यादा है। यहाँ तक बड़ी चुटीली बातें, तंज ये सदन के अंदर देखने को मिले। बाद में अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सदन के अंदर वो बोलना चाहते थे, संशोधन प्रस्ताव को उनका समय था, लेकिन वो एक तरीके से योगी के जो योगी का जो भाषण था विधानसभा में उसका काउंटर करना चाहते थे, लेकिन चूंकि संसदीय व्यवस्था है वो इसकी अनुमति नहीं देती है। विधानसभा की व्यवस्था, विधायी व्यवस्था अनुमति नहीं देती। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कह दिया कि भाई आप लिख कर दे दो जो कुछ कहना चाहते हो, और उन्होंने कहा कि भाई ये जोड़ा जाए कार्रवाई में, लेकिन भाषण पर भाषण नहीं हो सकता, ये अनवरत प्रक्रिया है, चलती रहेगी। इन सब बातों को लेकर घेरने की कोशिश की। यही नहीं, बहुत सारी बातें और कही उन्होंने, जो शौचालयों को लेकर अखिलेश यादव ने तंज किया था कि आप तो शौचालय बनाने के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने कहा हाँ मैं एक्सपर्ट हूं और हमने उत्तर प्रदेश और देश में लाखों शौचालय बनाए हैं और इस पे मुझे गर्व है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है, इस बार का सदन वाकई बहुत दिनों के बाद विधानसभा इस तरह चली है। अभी कल भी चूंकि शनिवार को अमूमन छुट्टी रहती है, लेकिन खबर आई कि कल भी विधानसभा चलेगी। कुछ मुद्दे, कुछ मसले अभी विधानसभा में रह गए, विधान परिषद भी चलेगी। तो इस पूरे प्रकरण पर बहुत सारी बातें अभी हो सकता कि निकल कर आए। सदस्यों की तरफ से बहुत सारे अभी प्रस्ताव आए हैं, हो सकता कल सदस्य इन प्रस्तावों पर बोले, क्योंकि शनिवार को विधानसभा अमूमन चलती नहीं है, लेकिन इस बार ये चलेगी। योगी आदित्यनाथ ने सदन में किस तरीके से अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया, वो सुनिए। नेता प्रतिपक्ष अपने भाषण में उन्होंने अच्छा भाषण उस दिन दिया और उस भाषण में उन बातों का उल्लेख थोड़ा कर देते, खासतौर पर जो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुए थे कि तमाम प्रकार के घोटालों में इन युवाओं के साथ भेदभाव भी हुआ था और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ भी हुआ था। क्या लोक सेवा आयोग की भर्ती हो रही हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती रही हो, माध्यमिक सेवा चयन आयोग की भर्ती रही हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग की भर्ती रही हो, पुलिस भर्ती रही हो, कोई भर्ती ऐसी नहीं थी जिसमें धांधली और व्यापक शिकायत ना आई हो। और ये उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती घोटाला की चर्चा कर लेते, सहकारिता भर्ती घोटाला की भी चर्चा कर लेते, जल निगम भर्ती घोटाला की भी चर्चा कर लेते, गोमती रिवर फ्रंट की भी चर्चा हो जाती। यानी ये स्थितियां थी। खाद्यान्न घोटाला है, घोटालों की जो श्रृंखला प्रारंभ हुई थी, ये सभी क्या थी। और बड़ी चालाकी के साथ हमारे नेता प्रतिपक्ष निकलते हुए चल रहे थे कि ये भी हमने किया, वो भी हमने किया, वो भी हमने किया। हमने कहा इसीलिए तो जनता सम्मान नहीं दी, क्योंकि जनता जानती थी कि आपने नहीं किया है, करने वाले तो इस पक्ष के लोग हैं, इसलिए समर्थन इन्हीं लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन सदन में चुना गया सदस्य तो यह प्रदेश के अलग अलग भागों से चुन करके आया है। जमीनी धरातल की बात उनके सामने अगर होती तो बहुत अच्छा होता। और मुझे उनकी भाषण पर एक बात कहनी है कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं,
जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। पूरा प्रदेश राम राज्य का पक्षधर बन चुका है। राम राज्य ये कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं है। राम राज्य ये सर्वकालिक, सार्वदेशिक और सार्वभौमिक, काल परिस्थिति से अप्रभावित एक शाश्वत व्यवस्था है जो हर परिस्थिति में कार्य करने की क्षमता रखती है। कोरोना आए या जाए, हम प्रदेश की जनता का बाल बांका नहीं होने देंगे। वह क्षमता, और मुझे लगता है उस परिस्थिति के लिए हमें तैयार होना होगा। गर्व की अनुभूति होती जब हम पे राष्ट्रवादी होने का आरोप लगाया जाता है। हर व्यक्ति को होना चाहिए, और मेरा यह मानना है हर व्यक्ति को राष्ट्र भावना से उत्प्रोत होना चाहिए। राष्ट्र भावना से विहीन व्यक्ति की स्थिति तो चूहे जैसी हो जाती है। चूहे की स्थिति आप देखते हैं ना, जिस घर में रहेगा उस घर का अन्न भी खाएगा और उस घर में होल करके उसकी नींव को भी धंसाने का काम करता है। तो चूहा बनने की बजाय राष्ट्रवादी बनना श्रेयस्कर है। देखा आपने, बड़े करारे जवाब, बड़े चुटीले जवाब। यूं कहिए कि योगी आदित्यनाथ ने सदन में समा बांध दी कि शब्द भले ही सदन के लिए फिट ना हो, लेकिन योगी का जो अंदाज या अंदाजे बयां है, उन्होंने कहीं जरा सा भी मौका विपक्ष को नहीं दिया कि वो उनको घेर सके। अखिलेश यादव की तारीफ करनी होगी कि बहुत दिनों बाद कोई सरकार सदन में इतनी घिरती नजर आई है, लेकिन उतनी ही मतलब बखूबी योगी आदित्यनाथ ने आज करारा जवाब दिया। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। तमाम मेडिकल कॉलेजेस की बात कही, संस्थागत प्रसव की बात कही। संस्थागत प्रसव माने जो घर में नहीं होते हैं, यानी ऐसे प्रसव जो अस्पतालों में हैं। वो कह रहे हैं कि भाई 67 से बढ़कर 83% ये संख्या हो गई। अब 83% महिलाओं के प्रसव उत्तर प्रदेश में अस्पतालों में हो रहे हैं। बहुत सारे उन्होंने और भी आरोप लगाए, कई इस तरह के उन्होंने उद्धरण दिए। कहा भाई चोरी के वाहन समेत सपाई गिरफ्तार, हत्या करने में सपाई गिरफ्तार, लूट करने में सपाई गिरफ्तार। इस तरह की बात करके भी समाजवादी पार्टी को लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर घेरने की कोशिश की। इंसेफ्लाइटिस, शिक्षक भर्ती, विद्यालयों के कायाकल्प, 1,33,000 विद्यालयों के कायाकल्प जैसी तमाम योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा 12 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन अब तक हमारी सरकार बांट चुकी है। अखिलेश यादव की सरकार ने 2017 से पहले नहीं बांटे थे। गाना वो गा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा उत्तर प्रदेश की विधानसभा से। अब इसके अलग राजनीतिक मायने हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अब केवल उत्तर प्रदेश के नेता नहीं हैं। उनका इस्तेमाल, राजनीतिक इस्तेमाल पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी करती है। तो उन्होंने कहा कि एक दीदी आई थी यहाँ मदद करने चुनाव में विपक्ष की। जब से वो सीएम बनी हैं, इतने लोगों की हत्याएं हुई, इतनी जगह हिंसा हुई कि बड़ा आंकड़ों के फेरिस्त योगी आदित्यनाथ ने सदन में रखी। ये साबित करने की कोशिश की कि बंगाल में लोकतंत्र है ही नहीं। जब ये कार्रवाई चल रही थी तो मुझे लगा कि ये सदन उत्तर प्रदेश का है या बंगाल का है। एक समय हमें ऐसा लगा कि बात उत्तर प्रदेश में, हम ये रिपोर्टिंग कहाँ की हो रही है। लेकिन फिर नहीं पता चला कि नहीं इसके राजनीतिक नियतार्थ हैं, इसके अलग अलग मायने हैं, और योगी आदित्यनाथ उन्हीं मायनों के तहत चीज़ों को कर रहे हैं। सदन में जो संशोधन का प्रस्ताव था उस पर अखिलेश यादव को बोलना था, अखिलेश यादव बोले भी, लेकिन विधानसभा में उन्होंने आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ सरकार के विकास के तमाम दावों के उलट उत्तर प्रदेश हर मामले में गर्त में जाता जा रहा है। यादव ने कहा कि उन्होंने कहा कि सरकार
प्रदेश में विकास के तमाम दावे तो कर रही है, मगर सच्चाई से सभी वाकिफ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आज किसी भी आंकड़े में, चाहे वह प्राथमिक शिक्षा हो, मध्याह्न भोजन योजना हो, आप या नीति आयोग के आंकड़े हों, उन सभी को देखें, उत्तर प्रदेश लगातार नीचे जा रहा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि प्राथमिक पाठशालाओं में अब तक किताबों का वितरण नहीं हो पाया है। नेता सदन यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में अक्षय पात्र का नाम लिया। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि अक्षय पात्र को रसोई के आधुनिकीकरण का जो काम समाजवादी सरकार ने सौंपा था, उसे उनसे किसने छीना और क्यों छीना। ये बहुत सारे सवाल सदन में उठाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि अखिलेश यादव बहुत लंबा बोलना चाहते थे, उतना वक्त विधानसभा अध्यक्ष उनको देने के मूड में नहीं थे, इसलिए अखिलेश यादव विधानसभा से चले गए। उसके ठीक बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खचाखच संवाददाताओं, खचाखच भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, संवाददाता बहुत बड़ी संख्या में थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि लग रहा कि अब संख्या ज़्यादा हो रही है, अगली बार से व्यवस्था मजबूत करनी होगी। दलित नौजवान जनरल में नौकरी पा गए थे, इनकी व्यवस्था बदलने से उन नौजवानों की नौकरी छीन ली गई। अगर ये दावा करते हैं कि 1 लाख इतने नौजवानों को दिया गया, तो याद रखिए पिछड़े और दलित भाइयों, जो आरक्षण आपको मिलता था, उस आरक्षण की वजह से हजारों हजार और लाखों लाख नौजवानों को नौकरी से बाहर कर दिया। मुख्यमंत्री कह रहे हैं 90 किलोमीटर उन्होंने मेट्रो चलाई है। देखिए, जो सदन में बोला जा रहा है मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, वो झूठ बोला जा रहा है। लखनऊ की मेट्रो वहीं तक जाती है और वापस आ जाती है। कानपुर की मेट्रो भी समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था। आपकी आगरा की भी समाजवादी सरकार का ही डीपीआर और सब कुछ तैयारी कर दी थी। तो ये सरकार काम रोकने वाली सरकार है। इनसे पूछिए कि आपने कौन सा बड़ा फैसला काम कर करके दिखाया है। ये समाजवादियों के ही एक्सप्रेसवे बने हैं, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं। और दावा ये करते हैं कि नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्रवादी हैं। अरे हम खुद सैनिक स्कूल से पढ़े, मिलिट्री स्कूल से पढ़े, हम राष्ट्रवादी नहीं हैं। हमने देश का सड़क पर उतार दिया ऐसा हवाई जहाज जो एयरफोर्स को इमरजेंसी में या समय होगा उस समय काम आएगा। मुख्यमंत्री जी को जो कार्यक्रम करने पड़ते हैं बीजेपी को, आपके ही स्टेडियम पे करना पड़ रहा है। जो लोग कह रहे हैं नाम से शिकायत है, हमारे मुख्यमंत्री जी को यही नहीं पता है कि समाजवादी पेंशन समाजवादी पार्टी की नहीं थी, वो समाजवादी पेंशन महिलाओं के लिए थी। और समाजवादी शब्द इसलिए है क्योंकि वो हमारे संविधान में है। और अगर ये कहें कि राम राज्य की कल्पना करें, तो बिना समाजवाद के राम राज्य अधूरा है, जब और बिना सामाजिक न्याय के भी राम राज्य अधूरा है। अगर राम राज्य चाहते हैं तो सामाजिक न्याय होना चाहिए। लेकिन जितने पेपर लीक हुए हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते इतने पेपर लीक हुए होंगे सरकार में। और एसआई की भर्ती तो खुली चर्चा में है। बताओ, 100 से ज्यादा लोग पकड़े जा चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं। और एक दे दो, कोई सा दे दो। देखिए, जो बच्चे बैठे हुए मांग कर रहे हैं कि उनके भर्ती कैंसिल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? सरकार को ये पता है कि इसमें सरकार को पता है कि उसमें बड़े पैमाने पे धांधली हुई है और टेक्नोलॉजी का साथ लेकर के धांधली हुई है। कोई कल्पना कर सकता है कि इतने मिनट में सब क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाए? पूरे मिली भगत थी सबकी। जो इंस्टीट्यूशन में जहां पर परीक्षा हो रही थी वो मिली हुई थी, इंस्टीट्यूशन जिसने सॉफ्टवेयर क्रिएट किया वो मिली हुई थी, और लगता है सरकार मिली हुई थी, इसीलिए इतनी बड़ी धांधली संभव थी। अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा आरोप लगाया, कहा कि भाई एसआई भर्ती में सारे लोग मिले हुए थे। क्या संभव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया इस भर्ती घोटाले को करने के लिए? तमाम लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब तक उनका बड़ा सवाल है कि अब तक सरकार इस परीक्षा को रद्द क्यों नहीं कर रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है। योगी आदित्यनाथ ने सदन में चुनौती दी थी अखिलेश यादव को कि उनके कार्यकाल में, चाहे पिछले 5 साल का कार्यकाल हो या जो नया कार्यकाल, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, कोई इस तरह की घटनाएं नहीं हुई। अखिलेश यादव ने एक लंबी फहरिस्त आज सदन में रखी और कहा कि भाई इनका जवाब आप दीजिए। तो ये तो करारा जवाब योगी ने दे दिया, लेकिन इनके जवाब अभी सरकार की तरफ से आने बाकी हैं। ये बातें बिल्कुल
ठीक हैं कि भाई वो लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई अगर भर्ती में घोटाला, धांधली, सारी चीजें हुई हैं तो उसे आप निरस्त क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको निरस्त करना चाहिए। इसमें कौन सी दिक्कत है? एक लंबी फेरिस्त है, ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत सारे लीक हुए हैं। अभी हाई स्कूल इंटर के पेपर लीक हुए, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, परीक्षाएं रद्द हुई, बीएड की परीक्षाओं को लेकर भी तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगे। तो पेपर लीक ऐसा नहीं कि हुए हैं, एक ही सिस्टम। पेपर लीक एक अलग अलग तरीके का मसला है जो सारी सरकारों में हुआ, अखिलेश यादव के कार्यकाल में भी और अभी भी। अखिलेश यादव ने 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही, जैसे योगी ने चूहे का उदाहरण दिया ना विधानसभा में कि भाई जो राष्ट्रवाद की खिलाफत करने वाला या गैर राष्ट्रवादी व्यक्ति उसी तरह होता है जैसे चूहा, कि वो अन्न जिसका खाता है उसी के घर में छेद करता है, उसी की नींव कमजोर करता है। ये चूहे का उदाहरण उन्होंने दिया। अखिलेश यादव ने सदन के अंदर तो नहीं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हमला किया और कहा कि ये झूठा राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। कोई भी राष्ट्रवाद बिना समाजवाद के संभव नहीं है। कोई भी राम राज्य बिना समाजवाद के संभव नहीं है। चाहे राम राज्य हो, चाहे राष्ट्रवाद हो, समाजवाद जरूरी है। और ये समाजवाद समाजवादी पार्टी वाला नहीं है। ये भारत के संविधान में बहुत अखिलेश यादव ने बड़ा माकूल जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भाई अगर भारत के संविधान में लिखा हुआ कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष राष्ट्र वो वाला समाजवादी है, इसीलिए उन्होंने अपनी पेंशन का नाम समाजवादी पेंशन योजना रखा था। और बाबा जी समझ गए कि भाई ये अखिलेश यादव वाली समाजवादी पार्टी का मामला है। अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं इस बात को कि भाई जब तक आप सामाजिक समरसता, ये सामाजिक बैलेंस नहीं होगा, तब तक राम राज्य की परिकल्पना आप कैसे कर सकते हैं? तो इस बार इतना आसान सदन अब तक नहीं रहा है सरकार के लिए, क्योंकि विपक्ष मुखर है और हर सवाल का जवाब सदन के बाहर या सदन के अंदर जवाब मिल रहा है। जवाब दोनों तरफ से मिल रहा है। निश्चित तौर पर एक बात तो है कि भाई समाजवादी व्यवस्था की बात है। अगर किसी रामराज की आप परिकल्पना करते हैं तो दलित, पिछड़े, शोषित, इनके उत्थान के बिना या इनको बराबर पर लाए बिना कैसे रामराज्य की परिकल्पना हो सकती है? ये सवाल जायज है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और इन सवालों का जवाब सत्ता पक्ष को देना पड़ेगा। एक बात मेरी समझ में कम आ रही है थोड़ा सा, ये जितनी चर्चा होती है सदन के अंदर, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, चर्चा होती, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, पक्ष कहता है ऐसा नहीं, विपक्ष आरोप लगाता है। इसका हल क्या है? इसका हल क्या है? कैसे ये सिस्टम कैसे चलेगा जब ना वो मानने को तैयार है ना वो मानने को तैयार है? ये उधेड़-बुन मेरे दिमाग में कई दिनों से है। अब इसका जो हल है कोई संवैधानिक विशेषज्ञ भी दे सकता है, कोई संवैधानिक विशेषज्ञ ही इसका समय दे सकता है। एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात आईएएस की करेंगे। एक आईएएस की बात करेंगे, आईएएस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चारों धामों का शुभ दर्शन हर तीर्थ से न्यारा है। सुरक्षित हो चार धाम यात्रा, ये प्रयास हमारा है। इस बार की चार धाम यात्रा को उत्तराखंड सरकार ने सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यानी अब यहाँ आने के इच्छुक श्रद्धालु आधिकारिक वेबसाइट www.registrationandtouristcare.uk.gov.in पर अपना पंजीकरण आसानी से करवाकर इस आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा पर आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, चार धाम यात्रा के सभी तीर्थ हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां अत्यधिक ठंड, कम आर्द्रता, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन
हवा का कम दबाव जैसी अन्य चुनौतियां पार करनी होती हैं। इसलिए सुरक्षित यात्रा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही यात्रा के लिए निकलें। पहले से हृदय, श्वसन, मधुमेह और उच्च रक्तचाप के रोगी अपने डॉक्टर का पर्चा और दवाइयाँ और गर्म कपड़े साथ रखें। साथ ही ऊंचाई पर सतर्क रहें। स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए 104 और एम्बुलेंस के लिए 108 हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। तीर्थ यात्रा हो मंगलकारी, उत्तराखंड ने की है तैयारी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इस देश की सबसे कुलीन सरकारी नौकरी है। और इस सेवा में आने के बाद बहुत सारे लोग तो नहीं, लेकिन बड़ी तादाद है कि खुद को जिले सुबहानी समझ लेते हैं, बादशाह सलामत समझ लेते हैं। और ये हम नहीं कह रहे, उत्तर प्रदेश के एक बहुत सीनियर IAS अधिकारी ने खुद एक किताब लिखी थी पिछले दिनों, और उस किताब का बाकायदे दिल्ली में विमोचन भी हुआ। और उस किताब में उन्होंने IAS के बारे में बहुत कुछ लिखा है और बताया है। और उत्तर प्रदेश के IAS अफसरों को वो किसी बादशाह से कम उस किताब में नहीं बताती हैं। वो सिविल सर्वेंट के बजाय हुक्मरान हो जाते हैं। इस तरीके की बातें हुई हैं। खैर, हर आदमी एक सा नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते जो सेवा भावना से आते हैं सर्विसेज में, और वो पूरी जिंदगी सेवा करके जब रिटायर होते तो उनकी एक साख रहती है। बहुत सारे दृश्य ऐसे भी हमने देखे हैं कि जब कलेक्टर का ट्रांसफर होता है तो लोग गाड़ियों के आगे लेट जाते हैं, कहते हैं मत जाओ DM साहब। ऐसे भी बहुत सारे हमने दृश्य अपने पत्रकारिता जीवन में देखे हैं। लेकिन हाल में ही 2-3 दिनों का ये वाकया है। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में को रोज रात को खाली कराया जाता रहा अपना कुत्ता घुमाने के लिए। वरिष्ठ IAS, वहाँ के प्रमुख सचिव दिल्ली सरकार के संजीव खिरवार और उनकी पत्नी रिंकू दुग्गा, IAS संजीव खिरवार और उनकी पत्नी रिंकू दुग्गा। ये तस्वीरें हैं, 2-3 दिन पुरानी तस्वीरें हैं, हो सकता कि पहले कैद की गई होंगी। ये वहाँ के जो त्यागराज स्टेडियम के खिलाड़ी, कोचेज, ये महीनों से इस समस्या को झेल रहे थे वो, और इसकी शिकायत उन्होंने कई बार की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि मसला दिल्ली सरकार के एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी दंपति का है। दोनों सीनियर IAS हैं, दोनों 94 बैच के IAS अफसर हैं और दिल्ली में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में पोस्टेड आज तक थे। लेकिन आज ही दोनों का तबादला दिल्ली से बाहर कर दिया गया है। संजीव को लद्दाख और रिंकू को अरुणाचल प्रदेश भेज दिया गया है। ये यूनियन टेरिटरी कॉर्डर के दोनों अधिकारी हैं, तो दोनों को वहाँ इधर उधर दोनों की तैनाती कर दी गई है। अब मसला ये है कि खिलाड़ियों से ज़्यादा इनको अपना प्यारा कुत्ता था कि भाई खिलाड़ियों की सेहत ठीक रहे या ना रहे, भारत के लिए वो पदक लाएं या ना रहें, कोच ट्रेनिंग दें इनकी बला से। इनका कुत्ता, कहते हैं ना साहब का कुत्ता, तो साहब का कुत्ता वो स्वस्थ रहना चाहिए। तो ये 6-7 बजे ही खिलाड़ियों को, कोचेस को स्टेडियम से निकलवा देते थे, फिर स्टेडियम के दरवाजे बंद, नो एंट्री, और उसके बाद
बाकायदे ये दंपति खुद टहलते थे और अपना कुत्ता टहलाते थे। ये मामला 2-3 दिन पहले जब तूल पकड़ा और कोचेज और खिलाड़ी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक गए, तो केजरीवाल ने ये निर्देश दे दिए कि अब सारे स्टेडियम दिल्ली के रात 10 बजे तक खुलेंगे, शाम को नहीं बंद होंगे। इसके बाद सोशल मीडिया पर, मुख्य धारा के मीडिया पर यह मामला सुर्खियों में आया और तारीफ करनी होगी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तारीफ करनी होगी देश के गृह मंत्री अमित शाह की, कि जैसे ही ये प्रकरण संज्ञान में आया दिल्ली केंद्र की सरकार के और गृह मंत्रालय के, तत्काल अमित शाह ने दोनों को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया, एक को अरुणाचल प्रदेश और एक को लद्दाख। इससे निश्चित तौर पर पूरी ब्यूरोक्रेसी में, देश की ब्यूरोक्रेसी में यह संदेश गया होगा कि खिलाड़ियों की कीमत ज्यादा है। मैं किसी जानवर पे कोई अत्याचार करने का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि जानवर में भी जान है और इंसान भी, लेकिन साहब का कुत्ता है इसलिए खिलाड़ियों को बाहर कर दिया जाएगा, यह सदाचार या आचार व्यवहार की श्रेणी में नहीं है। तो भारत की सरकार ने बहुत कठोर कार्रवाई करते हुए दोनों को दिल्ली से विदा किया। इस तरीके के तमाम वाकये बीच बीच में पेश आते रहते हैं, हम लोगों के पास बहुत सारे वाकये आते हैं। एक तरफ यह तस्वीर है और इसी तरह पिछले दिनों कानपुर में भी एक वाकया हुआ, उत्तर प्रदेश का शहर कानपुर, और वहां की कलेक्टर नेहा शर्मा हैं। जनता दरबार या यूं कहें कि जो तहसील दिवस होता है, एक बुजुर्ग दंपति 70-75 साल के दंपति, वैसे भी जब ज़्यादा उम्र हो जाती है, शरीर में पीड़ा होती है, बीमारियों से व्यक्ति ग्रसित होता है, तो वैसे भी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ऐसे लोग माता पिता के दाखिल होते हैं, माता पिता के तुल्य होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कमिश्नर या कलेक्टर बन गए या बन गई तो आप रुस्तमे हिंद हो जाएंगे, नहीं। बुजुर्गों के लिए वही दर्जा होना चाहिए, वही स्नेह प्रेम होना चाहिए, तब आप सिविल सर्वेंट कहलाने के अधिकारी हैं। यह आरोप है कि कानपुर की कलेक्टर नेहा शर्मा ने, जैसे वो कुत्ते को टहला रहे हैं ना वहां पर खिलाड़ियों को बाहर करके, उसी अंदाज में इन्होंने इस वृद्ध दंपति के साथ कम से कम इंसानों जैसा व्यवहार तो नहीं किया। अब मैं किसी पशु का नाम नहीं लूंगा, जरा उसको भी सुन लीजिए। ठीक है, बैठो वहां पे। तुम नहीं बोल पा रहे, ये नहीं बोल पा रही, फिर को ले आए हो, हैं? इतना बीपी का प्रॉब्लम है तो घर में रखो इनको। इतना बीपी का प्रॉब्लम है तो घर में रखो इनको। वो बुजुर्ग दंपति कह रहे हैं कि बीपी की प्रॉब्लम है, तो कह रहे घर में रखो। ये कौन सी बात हुई भाई? आप सेवा के लिए आए हैं, अगर आपसे सेवा नहीं बन पड़ती तो मत आइए ऐसी सर्विसेज में, मत आइए, कोई जरूरत नहीं है। वो चाहे संजीव खिरवार हो, चाहे नेहा शर्मा हो, चाहे रिंकू दुग्गा हो, नहीं आनी चाहिए। एक पत्रकार, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुबह हमने उनका ट्वीट देखा, वो कह रहे हैं कि भैया ये खाली दिल्ली में नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश के एक सीनियर आईएएस अफसर पिछले दिनों गोवा में छुट्टी मनाने गए तो उनका प्रिय कुत्ता उनकी सरकारी गाड़ी में गोवा गया, यहां से गोवा लाद कर सर्वेंट, उनके नौकर उसको ले गए गोवा कि भाई साहब का कुत्ता भी गोवा जाएगा घूमने सरकारी गाड़ी में। पत्रकार महोदय बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत वर्षों से हैं, उन पर यकीन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वो बहुत पुख्ता खबरें बताते हैं। तो इस तरीके के हालात हैं। ये तस्वीरें आपने देखी कि भाई ये हमने इसीलिए आज ये सवाल उठाया कि भाई आईएएस का क्या मतलब है? ये मतलब है कि दुर्व्यवहार कीजिए, ये मतलब है खिलाड़ियों को बाहर करके कुत्ता टहलाइए, ये है कि आप किसी से गाली गुप्ता करिए, ये है इसका मतलब? मेरी नजर में बिल्कुल नहीं। दो तस्वीरें और देखिए, एक बिहार की तस्वीर है और एक असम की बाढ़ग्रस्त इलाके की तस्वीर है। ये दोनों भी आईएएस अफसर हैं। ये बिहार के कटिहार के कलेक्टर हैं। ये बिहार का जो कटिहार इलाका है वहां के कलेक्टर साहब हैं। ये एक
स्कूल में गए हैं मिड डे मील चेक करने कि बच्चों को खाना कैसा मिल रहा है। तो ये नहीं कि कलेक्टर साहब यूं निकल जाएं और चले आए हैं, या यूं बाल्टी जो जिस पात्र से परोसा जा रहा है भोजन बच्चों को वो झांक कर देख लें, आगे बढ़ते हैं ना। कलेक्टर साहब ने बाकायदे देसी अंदाज में स्कूल के बरामदे में पालथी लगाई, और पालथी लगाकर बाकायदे देखिए, बिल्कुल ये योग का कोई आसन जरूर होगा। ये उदयन मिश्रा नाम है इनका, कलेक्टर साहब का, हमारे सहयोगी बता रहे हैं। उदयन मिश्रा जी हैं, कटिहार के कलेक्टर हैं। पालथी लगाकर बैठे और बाकायदे उन्हीं थालियों में भोजन खुद करने बैठ गए जिनमें बच्चे करते हैं, और बड़ी रुचि से भोजन कर रहे हैं। ये एक बार तो लिए, दोबारा भी मंगवाकर थोड़ा और ऐड किया उसमें, और बिल्कुल दाल चावल खाकर देख रहे हैं, सब्जी खाकर देख रहे हैं। जो जो बच्चों को परोसा जा रहा वो खुद खाकर देख रहे हैं कि भाई वास्तव में क्या बच्चों को कैसा खाना मिल रहा है। एक कलेक्टर साहब ये हैं, इनकी भी तारीफ की जानी चाहिए। अब दूसरी कलेक्टर साहिबा को आप देखिए, वो असम के बाढ़ग्रस्त इलाके की कलेक्टर हैं। ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। कीर्ति जल्ली नाम है इनका, कीर्ति जल्ली। ये असम काडर की सीनियर आईएएस अफसर हैं। असम में इन दिनों बाढ़ आई हुई है। उन गांवों में ये गई हैं जहां लोग नहीं जाते हैं, मतलब वहां से निकलना मुश्किल है, वहां खाना पानी मुश्किल है, वहां के सारे संसाधन व्यवस्थाएं खराब हो चुकी हैं। आईएएस अफसर तो दूर, तहसील के लेखपाल, कानून गो, तहसीलदार तक नहीं जाते। ऐसे गांवों में लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। ये कलेक्टर वेशभूषा से भी बहुत सामान्य लग रही, उन्हीं लोगों के बीच की लग रही हैं जो जिनकी मदद करने के लिए गई हैं। ऐसी महिला कलेक्टर को, और कोई भी हो, महिला हो पुरुष, हम के न्यूज के इस मंच से उन्हें सलाम करते हैं, और ऐसे आईएएस अफसरों की निंदा करते हैं जो अपने कुत्तों के लिए खिलाड़ियों का भविष्य दांव पर लगाने को तैयार हैं, क्योंकि साहब का कुत्ता है। हम ऐसे आईएएस अफसरों के कतई समर्थक, पक्षधर या प्रशंसक नहीं हो सकते जो इंसानों से जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। ये पूरी तस्वीरें और दृश्य हैं। हमने आज इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सीनियर आईएएस अफसर रहे, प्रमुख सचिव रहे, बहुत लंबे समय तक बहुत बेहतरीन अफसर रहे अपने कार्यकाल में। 2003 में वो रिटायर हो गए, डॉक्टर राय सिंह जी, उनको हमने आमंत्रित किया है इस कार्यक्रम में। अभी हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि उन राय सिंह साहब को थोड़ा जुड़ने में विलंब है। तो कुल मिलाकर ये दृश्य देखने को मिलते हैं इस देश में। लेकिन इस तरीके के अगर संजीव खिरवार, नेहा शर्मा, रिंकू दुग्गा जैसे आईएएस अफसर हैं, तो कीर्ति और उदयन जैसे भी आईएएस अफसर हैं। तो हम पूरी नौकरशाही को या पूरे काडर को या पूरी सेवा को, सर्विसेज को हम ब्लेम नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अच्छे अफसरों की तादाद कम होती जा रही है। इसके लिए तमाम तरीके के प्रशिक्षण होते हैं, तमाम तरीके के शिक्षण होते हैं, बीच बीच में कार्यशालाएं होती हैं। ये आईएएस अफसर तमाम छुट्टियां लेकर विदेश पढ़ने जाते हैं, कोई एमबीए करने जाता है, कोई बहुत सारी शिक्षाएं लेने जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि कम से कम मानवता की शिक्षा ले लीजिए। ह्यूमैनिटी, मानवता सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपके अंदर मानवता नहीं है, आप संवेदनशील नहीं हैं, तो वहीं नहीं लगता मुझे कि आप कोई इस सर्विसेज में आना चाहिए। क्योंकि जो सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट का मतलब ही है लोक सेवक, जनता की सेवा करना। तो राजाओं जैसा व्यवहार नहीं कर सकता, वो बादशाहों जैसा व्यवहार वो नहीं कर सकता। वो बादशाह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बादशाहत का जो गुमान पाले हुए लोग हैं, उनका हश्र ऐसा ही होता है। और ये मत भूलिए कि देश में सरकार भी होती है, और जिसके अधीन आप काम करते हैं। और सरकार कौन चुनता है? जिन्हें आप दुत्कारते हैं, जिन्हें आप स्टेडियम में नहीं घुसने देते,
जिन्हें आप तहसील दिवस में दुदकारते हैं, वो लोग सरकार चुनते हैं। वो जिनके अंडर में आप काम करते हैं, जिनके इशारे पर आप हाथ पीछे करके खड़े रहते हैं, उन्हें कौन वहां पहुंचाते हैं? जनता जनार्दन, जिसकी सेवा के लिए आपको लगाया गया है। ये मैं कोरा भाषण नहीं दे रहा हूं, ये भाषण नहीं है, ये मेरे दिल की पीड़ा है, ये दिल की आवाज एक पत्रकार की। क्योंकि मेरा भी एक पत्रकार भी सार्वजनिक जीवन में जीता है, पत्रकार भी सार्वजनिक जीवन का व्यक्ति होता है। तो कुल मिलाकर ये इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके की जो प्रसंग हैं, ये दुखद हैं और एक तरीके से पूरे काडर पर सवाल खड़ा करवाते हैं कि भाई क्या सारे आईएएस लोग ऐसे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे, बहुत संवेदनशील लोग हैं इस सेवा में। यही वजह है कि देश ही नहीं दुनिया की सर्वोत्कृष्ट सबसे अच्छी सेवाओं में से एक है, या हो सकता है कि सर्वश्रेष्ठ सेवा हो ये दुनिया की, भारत की नहीं दुनिया की। क्योंकि योजनाएं बनाना, देश और प्रदेशों के विकास के लिए काम करना, ये यही सेवा के लोग करते हैं। अब मुझे लगता है कि राय सिंह साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथी बता रहे हैं कि शायद कुछ तकनीकी व्यवधान है और उनसे संपर्क, हाँ, अभी हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि राय सिंह साहब जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहे, उत्तर प्रदेश में प्रमुख सचिव रहे, डॉक्टर राय सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। हम लोग जब आप यहाँ उत्तर प्रदेश में पोस्टेड थे तो हम लोग उस समय लखनऊ में रिपोर्टिंग किया करते थे और आपके कार्यशैली को देखा करते थे। बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को वक्त देने के लिए। राय सिंह साहब, आपने बहुत वक्त इस सेवा में गुजारा है और अब सार्वजनिक जीवन में भी जो सामाजिक जीवन है उसमें भी आप बहुत वर्षों से हैं। इस तरीके की घटनाएं, जैसे दिल्ली की घटना हुई, या एक घटना भी हमने कानपुर की दिखाई कि कलेक्टर दुदकार रहे हैं सब 70-75 साल की महिला को, या वहाँ के कलेक्टर ताला बंद करवा देते हैं। तो जब आप लोग सिविल सर्विसेज में आए होंगे तो ये कहा गया हो ना कि भाई सेवा के लिए आ रहे हैं, ना कि बादशाहत करने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी जी, ये तो गलत उनका है, एटीट्यूड जो है ठीक नहीं है, गलत करा उन्होंने। नहीं तो क्या, हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूं, आप अपनी बात, दर्शक हमारे सुन रहे हैं। इस तरीके की जो चीजें हैं, आप भी शुरुआत में, सेवा के शुरुआत में कलेक्टर रहे होंगे तो कितनी संवेदनशीलता से काम करते रहे होंगे। और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, जैसे दिल्ली में संजीव खिरवार और रिंकू दुग्गा का मसला आया, इसी तरीके की तमाम घटनाएं होती रहती हैं। तो क्या ये कहीं ट्रेनिंग और फर्दर ट्रेनिंग की जरूरत होती है, या ये लोग समझ नहीं पाते हैं इस तरह के लोग, या इस तरह के लोग सेवा में बहुत मुट्ठी भर होते हैं? क्या कारण है इस तरह के लोग व्यवहार करते हैं? क्योंकि सिविल सर्वेंट का मतलब सिविल सर्वेंट, जनता की सेवा करना। ये गलत कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इनको बिल्कुल ध्यान से बात करना चाहिए, सब हेल्प करना चाहिए। अपना हेल्प करने हुए तो उल्टा कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं कर रहे। ठीक बात। जी जी, ठीक, बहुत शुक्रिया राय सिंह साहब, हमसे जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को बड़ी महत्वपूर्ण राय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर डॉक्टर राय सिंह साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ये गलत है। वो कह रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो भी कभी कलेक्टर रहे हैं, कभी कमिश्नर रहे हैं और प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश में रहे हैं, उसी से वो रिटायर हुए हैं, अब एक सामाजिक जीवन जी रहे हैं वो। लेकिन एक आईएएस होने का मतलब ये नहीं हो जाता कि आप खुदा हो गए, आप जिल्ले सुबानी हो गए, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल, ये समझने में बहुत सारे लोगों को, कुछ लोग बहुत शुरुआत में समझ जाते हैं, कुछ लोग बहुत ठोकरे खा के समझते हैं, और कुछ लोग अंत तक समझते ही नहीं। हमने ये भी देखा है कि नहीं समझते हैं बहुत सारे लोग। अब हम बात करेंगे शहर शहर ज्ञानवापी। हम ये क्यों कह रहे हैं कि शहर शहर ज्ञानवापी? जब से काशी में ज्ञानवापी का मसला, ज्ञानवापी मस्जिद और ये हो रहा, वहाँ पर जो सर्वे हुआ उस पर यह दावा किया गया हिंदू और पक्ष के द्वारा कि
ये बाबा शिव का शिवलिंग है और मुस्लिम पक्ष ने इसे नकारा। कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इसमें बहुत ज़्यादा बातें करना ठीक नहीं है। कोर्ट पर जो मसला कोर्ट में चल रहा होता है उसमें बहुत ज़्यादा आप दाएं बाएं बात नहीं कर सकते। लगातार याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। जो बनारस का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो सुनवाई कर रहा है, लेकिन आज भी कुछ याचिकाओं की सुनवाई हुई और सोमवार को ये तय होगा कि सबसे पहले कोर्ट किन मसलों को सुनवाई के लिए लेगा। जुमे की नमाज में आज ज्ञानवापी मस्जिद काशी में कुछ ज़्यादा ही भीड़ देखने को मिली। आम दिनों में इतनी भीड़ नहीं दिखती। ये भी कहा गया कि जो मुस्लिम पक्ष है उसने ज़्यादा लोगों को नमाज में बुला के, ये भी एक हिंदू पक्ष ने आरोप लगाया कि मुस्लिम पक्ष ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नमाज के लिए बुलाया, एक ताकत दिखाने के लिए, शक्ति प्रदर्शन के लिए। ये आरोप है हिंदू पक्ष का। इस तरीके की भीड़ जो आम दिनों में 20, 25, 50 लोग ही नमाज पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन सैकड़ों लोग आज थे, हजार के आसपास लोग रहे होंगे वहाँ पर और भारी भीड़ थी। खैर, ये इबादत करना सबका अधिकार है और भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सभी पंथ, मजहब, धर्म सभी को अपने अपने तरीके से इबादत पूजा करने का अधिकार है। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि शहर शहर ज्ञानवापी का मसला लगातार सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक पहुंच चुका है। तरह तरह के बयानबाजी और सब सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन अब एक तरीके से एक आम आदमी की तरह हमने इस बात को महसूस किया। आम आदमी पार्टी वाला नहीं, एक कॉमन मैन की तरह, नॉर्मल मैन की तरह हमने महसूस किया कि अब तमाम जगह, तमाम शहरों में अगर कोई पुराना स्ट्रक्चर है, कोई किला है, कोई स्थान है, तो वहाँ यही कहा जा रहा है कि भाई इसके अंदर मंदिर है या इसके अंदर मस्जिद है। इस तरीके की बातें हो रही हैं। कई शहर, आगरा, मथुरा में तो चल ही रहा प्रकरण, वहाँ सर्वविदित है कि वहाँ मस्जिद, जैसे काशी, मथुरा, अयोध्या, तीनों जगह एक से मसले थे। हालांकि उनके नेचर और उनकी जो कानूनी स्थिति में उसमें अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो मथुरा में भी आज एक याचिका की सुनवाई हुई और वहाँ पर भी सोमवार को महत्वपूर्ण सुनवाइयाँ होनी हैं। अब लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी, वहाँ भी टीले वाली मस्जिद है। एक टीले वाली मस्जिद को लेकर वहाँ एक जंग छिड़ गई, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष। हिंदू पक्ष कह रहा है कि वो लखनपुर है और वो लक्ष्मण टीला है, टीले वाली मस्जिद नहीं है, उसको ध्वस्त करके लक्ष्मण टीला बनाया गया है। इसी तरह ताजमहल की फोटो गैलरी के पास बने शौचालय के निकट लड्डू गोपाल और अन्य देवी देवताओं की फोटो लगाई गई है। ये मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सत्संग प्रमुख, प्रांतीय अध्यक्ष गुरु राधा मां और पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आज जिला मुख्यालय पर पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन दिया, आगरा के प्रशासन को, और कहा कि हिंदू देवी देवताओं के फोटो वहां से हटवाकर उचित स्थान यानी किसी मंदिर में लगवाने का कष्ट करें। एएसआई व प्रशासन अगर ऐसा नहीं करेगा तो उनका संगठन फिर आगे के कदम उठाएगा। यानी आगरा का मामला भी अब तूल पकड़ता जा रहा है। राधे माँ को जरा सुना जाए। जो हमारा तेजो महल है, वहाँ पर हमारे जो भगवान राधा कृष्ण की प्रतिमा है उसको बाथरूम के पास में स्थापित किया गया है और भगवान कृष्ण ने, राधा रानी ने हमको स्वप्न में इस बात को संकेत किया है कि आप हमको हमारे या तो उस तेजो महल से हमारी प्रतिमा को हमारे स्थान पर ला करके विराजमान कराइए या फिर जो तेजो महल में शिवलिंग है वहाँ पर हमको वहाँ से स्थापित कराइए। देखिए, ताजमहल के अंदर जो मुसलमान समुदाय के लोगों ने जो नमाज अदा की है और उसके साथ साथ में हम भी अपने राधा कृष्ण के उपासक हैं, अनन्य उपासक हैं, हम भी वहाँ पर जाकर के पूजा पाठ करना चाहते हैं और वहाँ पर जाकर के अपनी आस्था के प्रति अपने भगवान को सम्मान देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो राधा कृष्ण है वो बाथरूम के स्थान के योग्य नहीं है, उनका स्थान उच्च स्थान है। कब जाएंगे आप ताजमहल? अब ये जैसे ही हमारी राधा रानी की आज्ञा होती है, जैसे आज हम आए हैं उस प्रकार हम किसी भी दिन आ सकते हैं। साध्वी जी कह रही कि भाई तेजो महल है ये। अब पहले एक दावा आया था जिसको लखनऊ हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने खारिज कर दिया था और जिन्होंने याचिका की तो कहा था भाई जाओ जरा पढ़ो लिखो रिसर्च करो फिर आना।
वो कह रहे थे कि अंदर की जो तहखाने हैं वो खुलवाए जाएं, 12 कमरे ताजमहल के नीचे के खुलवाए जाएं। वहाँ भी दावा हो रहा था कि वहाँ भी मंदिर है। तो उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट की, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ये निर्णय देते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि पहले रिसर्च कीजिए, फिर आइए वकालत कीजिए। इसके बाद वो मामला ठंडा हुआ। अब ये मामला आ गया कि भाई वहाँ जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ या जो चित्र हैं, मूर्तियाँ तो नहीं चित्र हैं, वो गलत लगाए गए। वहाँ पर लोग वहाँ पेशाब करते हैं, वहाँ ठीक बात नहीं है। तो ये तो बड़ी जायज़ मांग है कि भाई अगर हिंदू देवी देवताओं का जो चित्र हैं ऐसे स्थान पर लगे हैं, उन्हें हटाया जाना चाहिए। ये मांग कोई गलत नहीं। और मुझे लग रहा है कि साध्वी जी बहुत सुलझी हुई हैं और बहुत सामान्य तरीके से वो अपनी बात को कहने आई हैं। आगरा प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और ASI अब उसमें जांच करेगी कि नहीं करेगी, मुझे लगता है कोर्ट कचहरी तक ये मामला जाएगा। अब हम बात करते हैं टीले वाली मस्जिद लखनऊ की। खूब चर्चित मस्जिद है, खूब सुना है हम लोगों ने कि भाई टीले वाली मस्जिद। टीले वाली मस्जिद को हिंदू महासभा के नेता और पक्षकार शिशिर चतुर्वेदी बता रहे हैं कि ये मस्जिद नहीं, ये लक्ष्मण टीला है। ये मुसलमानों ने इसे ध्वस्त करके मस्जिद बनाई और टीले वाली मस्जिद नाम दे दिया। दरअसल लखनऊ नहीं लखनपुर है, यानी भगवान श्री राम के छोटे भाई लखन की नगरी है लखनऊ, तो लक्ष्मणपुर नाम था। लखनऊ का नाम बदलने को लेकर भी लगातार चर्चाएं चल रही हैं। ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि लखनऊ का नाम भी योगी आदित्यनाथ की सरकार बदल दे। पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी के मंत्रिमंडल को शिक्षित, दीक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए आए थे कुछ देर के लिए, तो योगी आदित्यनाथ ने उनके स्वागत में जो शब्द कहे थे, वो कहा था कि लखनपुरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद हमारे कई पत्रकार साथी ले उड़े कि अब लखनऊ का नाम भी बदल जाएगा। हो सकता है बदल जाए, भाई उनके पास कोई सूचना हो, लेकिन ये बात भी चल रही है। हमारे संवाददाता मोहम्मद सफ़ी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों से बात की। शिशिर चतुर्वेदी से पहले जो बातचीत की वो सुनिएगा, फिर जो मुस्लिम पक्ष के हैं, पक्षकार हैं, उनकी बात सुनिए। टीले वाली मस्जिद का जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा आज कोर्ट में टीले वाली मस्जिद को लेकर सुनवाई भी थी। हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी जी मौजूद हैं, जो कि ये मेन पैरोकार हैं टीले वाली मस्जिद को के लिए। हम बात करते हैं, क्या मामले को बताइए कि किस चीज़ को लेकर आप लोगों ने यहाँ पर जो केस है वो दायर किया है। टीले वाली मस्जिद जो है भगवान प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी के नाम पे लक्ष्मण नगरी है। इसको बदनाम करने के लिए नवाबों का शहर कहा जाता रहा, जो कि पूरी तरह का असत्य है। तो ये भगवान लक्ष्मण का बसाया हुआ ये नगर, यहाँ पर इसकी पहचान लक्ष्मण टीले से होती थी और लक्ष्मण टीले को साजिशन मुसलमानों ने इसको टीले वाली मस्जिद अनाउंस कराया, वहाँ पर सबूतों को मिटाया। उसको लेकर हमारी याचिका दाखिल है और उस याचिका में हमने ये कहा है कि वहाँ पर हिंदुओं को वहाँ अधिकार दिया जाए मालकाना, और वहाँ पूजा का अधिकार दिया जाए। उसका मुकदमा 2013 से ADJ फर्स्ट की अदालत में यहाँ पर चल रहा है। मुस्लिम पक्ष लगातार भाग रहा है इस मुकदमे में, और आज भी उन्होंने अपने वकील की बीमारी का एक बहाना लिया, दूसरी डेट दिया। तो कोर्ट ने उनसे कहा कि आपके जो जूनियर वकील है वो आए बहस करें। तो अंतिम अवसर 30 तारीख को उनको दिया गया है कि आए और सर्वे क्यों ना कराया जाए। क्या खास मांगे हैं आपकी टीले वाली मस्जिद के, किस तरीके का सर्वे कराना चाहते हैं, क्या मांगे हैं? कोरोना काल में जिस प्रकार से मुस्लिम पक्ष ने टीले वाली मस्जिद पे वहाँ पर सबूतों को मिटाया, क्योंकि ज्ञानवापी काशी में भी हम लोग पक्षकार हैं, तो मौका मिलते ही इन्होंने सबूतों को मिटाने का काम किया। और सपा सरकार में आजम खान के द्वारा वहाँ मंदिर के अवशेषों को हटाने का और ये सब जो कार्य किए गए बहुत तीव्र गति से किए गए। लखनऊ की फैजा बर्बाद कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, प्रशासन से भी पूछना चाहता हूँ, यहाँ के आवाम और जनता से भी पूछना चाहता हूँ, ये 1090 पे ऐलान किसने किया था 22 मई के लिए? हमने किया था। तो ये वातावरण यहाँ की यकजहती खराब करने की कौन बात कर रहा है? तो आप अपनी आवाम से क्या अपील? मैंने अपने आवाम से अपील की है कि आप लोग सब्र और सुकून का दामन थामे रहिए और सब्र इस्तक़लाल बिल्कुल भूलिए नहीं। और क्योंकि हालात और चीज़ें जो हैं वो बहुत ही अजीब गरीब हैं,
लिहाजा मेरी आवाम से पूरी तरह से ये मैं अपील करूंगा कि वो अपने बिल्कुल इत्मीनान के सुकून के साथ अपने घरों को वापस जाएं। नमाज के बाद नमाज हो चुकी है, दुआ हो चुकी है, और अपने घरों को वापस जाएं। किसी किस्म का कोई नारेबाजी न करें। जहां प्रशासन जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से आवे जावें और अपना सब्र का दामन थामे रहें। यही मेरी अपील है और यही मेरी गुजारिश है। और बिल्कुल कानून हाथ में लेने की कोशिश न करें। जब हम लोग मौजूद हैं तो आप लोगों को बिल्कुल किसी किस्म से कोई जो हुकूमत का है, जो प्रशासन का है, जो आप उस पर अमल करें और किसी किस्म के बिल्कुल बहकावे में, किसी अफवाह पे, किसी फेक न्यूज पे बिल्कुल कान न धरिए। लखनऊ की फैजा बर्बाद कर रहे हैं। मैं ये मौलाना कह रहे हैं कि भाई किसी अफवाह में मत आइए, बहकावे में मत आइए, सब्र रखिए। यही बात हम कह रहे हैं। के न्यूज़ एक जिम्मेदार चैनल है और इस जिम्मेदार चैनल के मंच से हम भी यही अपील कर रहे हैं हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों से कि सब्र रखिए, कानून पर भरोसा रखिए। कानून जो फैसला देगा वही सब मानेंगे। कहीं कोई अफवाहों पर न ध्यान दें, ना ही कानून अपने हाथ में लें। अब वक्त हो चला है हमारे अंतिम सोपान चलते चलते का। इसमें हम जाने माने कवि सुदीप भोला के इस व्यंग को सुनेंगे जो आपको 2022 के चुनाव के पूरे हालात बता देगा। और ये सुनिएगा जरूर, बड़े गौर से इसको सुनिएगा। ये बेहतरीन व्यंग है सुदीप भोला का, आपको आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कच्चा बादाम मैंने अखिलेश जी को सुनाया कि पहिया तेरा साइकिल वाला, तेरा मेरा हुआ टूटी चैन। भाई तालियां कम बजी जरा। वाह, क्या मिलाया है, क्या मिलाया बेटे, वाह। कि पहिया तेरा साइकिल वाला, तेरा मेरा हुआ टूटी चैन। गिरे अगेन लेके डबल इंजन, चले बाबा की ट्रेन। एक बार डांस और करके दिखा दे। धन्यवाद। पहिया तेरा साइकिल वाला, तेरा मेरा हुआ टूटी चैन। गिरे अगेन लेके डबल इंजन, चले बाबा की ट्रेन। बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम। बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम। अरे बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम। बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम। साइकिल धड़ाम। अरे काका चीची वाली दीदी, वो बंगाल में है अपने। अरे काका चीची वाली दीदी, चाचू भाभी हाथी वाली बहन, मिले न चैन यूपी बाबा की फैन। काका चीची वाली दीदी, काका चीची वाली दीदी, चाचू भाभी हाथी वाली बहन, मिले न चैन यूपी बाबा की फैन। बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम। बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम। साइकिल धड़ाम। खत्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक